अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अहमद और आज हम बात करेंगे गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ के बारे में, यानी तेज़ाबियत का होना, खुराक की नाली में जलन होना, खट्टे डकार आना और मैदे में ऐसे महसूस होना जैसे कोई जल रहा है या तेज़ाबियत टाइप फीलिंग आना। सबसे पहले जो ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये हमारे जो आम लोगों में 30% तक कॉमन है, यानी 30% लोग इस मसले का शिकार होते हैं। और सबसे पहले जो इसकी वजूहत हैं उसमें आती है हाई BMI, यानी कि लोगों का बढ़ा हुआ पेट या लोगों को वो मोटापा, इसकी बहुत बड़ी वजूहत है। दूसरी जो वजूहत है उसमें कुछ खुराकें ऐसी हैं, यानी को फूड्स हम ऐसे ले रहे होते हैं जो इसकी वजूहत बनती है। तीसरी जो वजूहत है उसमें है एनाटॉमिकल डिफेक्ट्स, यानी कि हर्निया वगैरह, हियाटल हर्निया, यानी कि जो मैदा या उसका कुछ पार्ट ऊपर हमारे इस हिस्से पे आ रहा होता है जिसे हम एक्सरे वगैरह पे चेक कर रहे होते हैं। और कुछ लोगों में यह है कि एब्डोमिनल कंप्रेशन, यानी कि पेट में को दबाव देना, उसकी वजह से भी ये गट का मसला आ जाता है। और इसकी अब साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं? सबसे पहले साइन एंड सिम्टम्स में आ रही है हार्ट बर्न, जिसे हम कह रहे हैं कि ऐसा महसूस होता है, यानी कुछ लोगों में ऐसा लगता है कि जैसे एंजाइना लाइक पेन आती है, यहाँ पे ना हमारे चेस्ट के इस हिस्से में एक बहुत सीवियर किस्म की पेन आती है या जलन महसूस होती है। कुछ लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उन्हें कोई हार्ट अटैक वगैरह आ गया। और इसमें होता है कि जो खुराक होती है हमारे मैदे से वो सीधा हमारे मुँह में आ रही होती है, या उसकी जो जलन है उसका इफेक्ट हमारे मुँह तक आ रहा होता है, जिसकी वजह से हमारी सलाइवेशंस यानी थूक पैदा करना की सलाहियत भी ज़्यादा होती है। इसकी जो मेन वजूहत होती है कि हमारी जब खुराक वाली नाली से मैदे में जाती है तो वहाँ एक स्फिंक्टर होता है, यानी कि एक ब्लॉक लगा होता है। जब खुराक मैदे में चले जाती है तो वो बंद हो जाता है। अगर उसका डिफेक्ट हो या वीकनेस हो या किसी वजह से उसका कोई मसला आ जाए तो वो खुराक मैदे से जो मेली तेज़ाब वाली खुराक होती है तो वो दोबारा जब सांस खुराक की नाली में आती है तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत वाली होती है, तो वो बहुत ज़्यादा जलन पैदा करती है। इसी जलन की वजह से हमें बहुत ज़्यादा सिम्टम्स आ रहे होते हैं। कुछ लोगों में एक जो खुराक है तेज़ाबियत वाली, जिसमें बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत यानी HCl की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से ये अगर सांस की नाली में चली जाए तो वहाँ पे मेनली अस्थमा वगैरह, चेस्ट कंजेशंस और लारिंजाइटिस और मेनली क्रोनिक कफ टाइप इश्यूज़ भी आ रहे होते हैं, यानी कि जिन लोगों को बहुत देर से कफ रह रही होती है उसकी भी एक वजूहत गड़ है। और इसकी जो अदर अलामात में सबसे कॉमन है, और ये जो अलामात मेनली आ रही होती हैं ये लोगों में अक्सर जब वो सोने के लिए जाते हैं, यानी खाना खाने के बाद जब वो सोने के लिए जाते हैं तो उन्हें ये बहुत ज़्यादा जो खुराक है मैदे से मुंह में आ जाती है और ये बहुत ज़्यादा मसला पैदा कर रही होती है। और फिर जब हम इसकी देख रहे होते हैं जो कॉम्प्लिकेशंस इसकी वजह से आ रही होती है, यानी कि हम जानते हैं जैसे तेज़ाब है उसकी pH कम है, जब वो खुराक की नाली में आता है तो वो खुराक की नाली में बहुत ज़्यादा इरिटेशन वगैरह पैदा करता है, जिसकी वजह से बाज़ का खुराक की नाली का इन्फेक्शन हो जाना या उसका तंग हो जाना या स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, इवन कॉम्प्लिकेटेड केसेस में जाके बैरेट ओसोफेगस हो जाती है, यानी कि ये वो कंडीशन आती है जिसके बाद कैंसर तक होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो फिर अब हम इससे बचा कैसे जा सकते हैं, यानी कि हम इसकी एहतियात क्या कर सकते हैं? सबसे पहले है कि अपना वेट वगैरह लॉस किया जाए, यानी कि वज़न कम किया जाए, स्मोकिंग यानी सिगरेट स्मोकिंग वगैरह से बचा जाए, और रात को लेट नाइट खाना ना खाया जाए, और कुछ ऐसी बेवरेजेस या फूड ना ली जाएँ जो इसको प्रमोट कर रही होती हैं। और फिर बाज़ का होता है कि इन्हीं चीज़ों से पेशेंट की बहुत ज़्यादा अलामत दूर हो जाती हैं। अगर अलामत में अगर पेशेंट को कोई उसी टाइम मसला हो जाता है यानी जलन हो रही होती है तो फिर हम एंटासिड्स भी यूज़ किए जा सकते हैं जो फौरी रिलीफ दे रहे होते हैं। फिर प्रोलॉन्ग स्टेजेस में बाज़ का प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स भी दे रहे होते हैं जो इन अलामत को दूर करते हैं। और कुछ लोगों में ये है कि ये मसला बहुत ज़्यादा आगे चला जाता है, जिसमें हम मसलसल उनको ये मसला आ रहा होता है तो हम सर्जिकल ट्रीटमेंट की जगह की को भी हम देखते हैं कि फंडोप्लाइकेशन वगैरह उसकी तरफ भी चले जाते हैं। और अच्छा, इस मसले की तशख़ीस कैसे की जाती है? तशख़ीस करने के लिए हम मेनली उन लोगों में तशख़ीस करते हैं जिनकी उम्र ज़्यादा होती है, यानी 50 से 55 साल के उम्र में जाके हम इसके लिए फिर एंडोस्कोपी वगैरह या 24 आवर pH मॉनिटरिंग या इम्पीडेंस मॉनिटरिंग वगैरह कर रहे होते हैं। उससे कम एज के लोगों में बहुत कम ही हम कुछ डायग्नोस्टिक की तरफ जाते हैं। एंडोस्कोपी ही मेनली इसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है। और कुछ लोगों में ये होता है कि ये मेडिकेशन लेने से या इस्तेमाल खुद नहीं करनी चाहिए, सबसे पहले डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए ताकि वो आपको प्रॉपर मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करे, क्योंकि जो मेडिकेशन हम ले रहे होते हैं उनके भी साइड इफेक्ट्स ज़्यादा होते हैं। यानी अगर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो लोग बहुत लंबे अरसे से लेना शुरू कर देते हैं उनमें दूसरे इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा हो जाता है, साल्मोनेला वगैरह, शिगेल्ला, इन इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। इवन हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का रिस्क, इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जो हमारे मैदे में जो एसिड पैदा हो रहा है वो एक प्रोटेक्टिव चीज़
होती है, यानी वो जर्म्स वगैरह या इन्फेक्शंस को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, वो बैक्टीरिया को किल कर देता है, उनके लिए फ़ायदा होता है। क्योंकि जब हम इन मेडिकेशंस को ले रहे होते हैं, उन एसिड की मिकदार कम हो जाती है और बैक्टीरिया एज सच किल नहीं हो रहे होते, जिसकी वजह से फर्दर इन्फेक्शंस के रिस्क ज़्यादा हो जाते हैं। सबसे पहले करना क्या है, डॉक्टर से रब्ता करें, अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करें और जो डॉक्टर हदायत दें उन पर अमल किया जाए, ताकि हम इस मर्ज़ से ज़्यादा बचा जा सके। बस।